हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है। ऑप्शन है हमारे पास पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो कौन सा स्थान है हमारा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों घटते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और तापमान दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्षिक स्थिति को समझने की क्षमता क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास दिशात्मक कौशल, मानचित्रण कौशल, स्थिति कौशल या ग्राफिक कौशल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानचित्रण कौशल। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ ने पर्यावरणीय अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित पाठ्यक्रम के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। बताना है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने, ठीक है। तो बताना है एनसीएफ 2005 ने, या फिर एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 1975। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो हिंदी में इसका कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो ये 2000 सन 2000 में जो हमारे एनसीएफ लागू हुआ था, उसने क्या कहा था, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती की प्रथा है। भारत में किस क्षेत्र में क्या स्थानांतरण खेती की प्रथा है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। स्थानांतरण खेती की प्रथा कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा कथन नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास बांध स्थायी विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या यह जल या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं को बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या बांध स्वदेशी लोगों को उनके नदी जीवन रेखा से विस्थापित करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांध स्थायी विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये बताना है। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपरोक्त सभी। तो दे रखा है गैस या गैसें, इनमें से बताना है, और जो भी हमारा उपरोक्त सभी वाला है वो हमारा करेक्ट है। ज़्यादातर प्रायोरिटी यही रहती है सी टेट के एग्ज़ाम में, जो उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन होता है वो हमारा ज़्यादातर सही रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प कैसी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। तो इनमें से बताना था, लेकिन उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में शीत रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। जो हमारे भारत में सर्दियाँ होती हैं, वो जो रेगिस्तान का मानसून होता है उससे प्रभावित क्यों नहीं होते, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास
शीत रेगिस्तान में ग्रीष्मकाल और अत्यधिक सर्दियाँ होती हैं। शीत रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। शीत रेगिस्तान शीत रेगिस्तान में वायु शुष्क रहती है। या शीत रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो ये लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, बस थोड़ा बदल के दे रखा है ना। तो भारत में शीत रेगिस्तान मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं ना, मतलब जो ठंडा रेगिस्तान होता है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, जैसे लद्दाख है बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, शीत जो रेगिस्तान है वो हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं, वे हिमालय की वृष्टि छाया में स्थित है, इसलिए वहाँ पे मानसून प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ताजमहल को पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या फिर क्लोरीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बी, हाँ, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ताजमहल का जो पीला रंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकतीय राजवंश ने क्या कराया था, गोलकुंडा किले का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 15 ग्राम या मिली, 15 मिलीग्राम के घनत्व और 3 मिली, 15 ग्राम मिली के घनत्व और 3 मिली के आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इस बी वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है, देखो घनत्व दिया है, घनत्व क्या दिया है, 15 ग्राम प्रति मिली, है ना, 15 ग्राम प्रति मिली हमारा क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया है, और आयतन हमारा कितना है, आयतन है हमारा जी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व मल्टीप्लाई क्या, आयतन, है ना, घनत्व गुणा आयतन। तो ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान का। द्रव्यमान पूछ रहे ना कि 3 मिली, एक तो 15 ग्राम पर मिली के घनत्व वाला वस्तु है और 3 मिली के आयतन वाली वस्तु है, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है घनत्व गुणा आयतन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 15 इंटू 3 करेंगे, तो 15 इंटू 3 यानी कि 15 तिया कितना होता है, 45 होता है। तो 45 ग्राम हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हुआ है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि बताना है दोस्तों, द्रव्यमान हमारी क्या है, अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऐसी वस्तु जिसमें किसी प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती उसे क्या कहा जाता है ना। ऐसी वस्तु को बताना है जिसमें प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती। तो ऐसी वस्तु को दोस्तों अपारदर्शी कहते हैं, इसमें प्रकाश की किरण क्या है, नहीं गुजर सकती है, तो अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक पारदर्शी होता है, पारदर्शी कहते हैं जिसमें हमारा पूरा मतलब एक साइड से दूसरी साइड हम देख सकते हैं, जैसे हमारा कांच का मिरर होता है, शीशा होता है, तो शीशे में कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो वो व्यक्ति दूसरी तरफ खड़े हुए व्यक्ति को क्या देख सकता है, तो उसको क्या पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। और अपारदर्शी में क्या गुजर नहीं सकती, इसको इसे देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अपारदर्शी। पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कितना, 60 किलोग्राम और 10 किलोग्राम या फिर 60 न्यूटन या फिर 98 न्यूटन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर
डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा भार, जो एफ होता है हमारा, वो भार बराबर कितना होता है एम इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिया है द्रव्यमान दिया है। ठीक है, द्रव्यमान दिया है कितना 10 किलोग्राम। तो गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा होता है, ये आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है, इस साइंस का क्वेश्चन इसमें इन्होंने ईवीएस में दे रखा है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है वो होता है हमारा 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो भार वाला फॉर्मूला है हमारा, यहाँ से हम इसको रख लेंगे। एम एम कहते हैं द्रव्यमान, है ना। एम किसको कहते हैं, द्रव्यमान को कहते हैं मास। ठीक है, और जी मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है उसका मान ये होता है। ये मान आपको याद होना चाहिए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 इंटू कितना 10 जैसे, तो हमारा यहाँ से 98 आंसर आ जाएगा। तो 98 आएगा, इसमें 98 एक ही ऑप्शन है ना, तो ये न्यूटन में होता है, तो 98 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न है हमारे पास, विलय के विघटन की दर किस पर निर्भर करती है। तो बताना है विघटन, हाँ, विलय के विघटन की दर किस पर निर्भर करती है। इनमें से ऑप्शन है हमारे पास दाब, तापमान, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर भार। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान। जो विलय के विघटन की दर होती है वो किस पे निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, तापमान पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।